गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को चैप्टर 6 पढ़ा रहा था, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत में मैं आपको 5 वीडियो यानी पार्ट 5 तक पढ़ा चुका हूँ। पार्ट 5 में और पार्ट 4 में मैंने एल्यूमिनियम तत्व का निष्कर्षण आपको सिखाया था। आज उसके बाद नंबर 2 पर धातु आती है, ये नंबर 2 की है। नंबर 1 पर था एल्यूमिनियम, नंबर 2 पर आज आपको पढ़ना है कॉपर या तांबा, है ना। कॉपर या तांबा का निष्कर्षण आपको पढ़ना है पार्ट 6 में। किसमें? पार्ट 6 में। आई बात समझ में कि नहीं? और आप लोगों को आसान से आसान, अच्छी से अच्छी, सरल से सरल भाषा सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं? और आप अच्छे से लैंग्वेज को याद भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? और एक निवेदन कि अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 6, कॉपर या तांबा। ठीक है ना। दूसरी धातु है कॉपर या तांबा का निष्कर्षण प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार से, जैसे हमने एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया था उसी प्रकार कई पदों में हुआ था, उसी प्रकार कॉपर का निष्कर्षण भी प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मुख्य धातु की हेडिंग और सेंटर हेडिंग हो गई कॉपर या तांबा। ठीक है ना। क्या हो गई? कॉपर या तांबा। तांबे का कलर कैसा होता है आप सभी जानते हैं, ब्राउन कलर का होता है। और तांबा जो होता है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। बिजली के तार, पंखे, मोटर सब किससे भरे जाते हैं? तांबे के तारों से। किससे? तांबे के तारों से। तो देखिए शुरू करते हैं। कॉपर या तांबा हेडिंग हो गई प्रतीक। प्रतीक क्या है? Cu होता है। परमाणु क्रमांक 29 होता है। परमाणु भार 63.5 होता है, 63.5। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप किसी भी धातु का निष्कर्षण आपको बोर्ड एग्जाम में करने के लिए क्वेश्चन आता है तो आप कुछ इसी प्रकार से आप करेंगे। सेंटर में हेडिंग डालेंगे, प्रतीक लिखेंगे, क्रमांक लिखेंगे, भार लिखेंगे, तब प्रमुख गैस की हेडिंग डालेंगे। अगर आप ये क्रम दोहराते हैं तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है ना। नंबर काटने वाला भी नंबर आपके काट नहीं पाएगा। ओके, ठीक है। क्रमांक 29 है और भार 63.5 है। प्रमुख अयस्क कॉपर पैराइड, सूत्र होता है CuFeS2। कॉपर ग्लास, सूत्र होता है Cu2S। क्यूप्राइट Cu2O। मैलेकाइट CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। एज्यूराइट 2CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। जैसे कि मैंने एल्यूमिनियम में आपको बताया था कि आपको कम से कम प्रत्येक धातु के 2 अयस्कों के नाम और सूत्र आपको रटे होने चाहिए, आपकी जबान पर रखे होने चाहिए। कम से कम 2। वो भी कौन से? शुरू के 2। जो सबसे पहले लिखा है वो सबसे ज्यादा प्रमुख है, जो 2 नंबर पे है वो दूसरे पे है, जो तीसरे पे वो 3 नंबर पे, फिर 4 नंबर, 5 नंबर। मैंने आपको 5-5 लिखा रहा हूं, लेकिन आपको कम से कम 2 अयस्कों के नाम और सूत्र प्रत्येक धातु के लिए तैयार होने चाहिए। आई बात समझे कि नहीं? चलिए, ये तो हो गया अयस्क की बात। अब आपका हेडिंग शुरू होती है निष्कर्षण। क्या होती है? निष्कर्षण। कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पायराइड द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। एक ही अयस्क होता है, जैसे कि अभी आपने एल्यूमिनियम में पढ़ा था कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पायराइड द्वारा किया जाता है। यह निम्न पदों में पूरा होता है। कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पायराइड द्वारा किया जाता है, यह निम्न पदों में पूरा होता है। तो देखिए कौन कौन से पद हैं, शुरू करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा सबको? एनी प्रॉब्लम? तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है ना। आगे हेडिंग आती है। नंबर 1 पर आपने लिखा था निम्न पदों में पूरा होता है। हेडिंग होगी अयस्क का सांद्रण। क्या हेडिंग होगी? अयस्क का सांद्रण। ठीक है ना। तो अयस्क का सांद्रण जो है, अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा
किया जाता है। ठीक है ना भैया। ऐसा देखिए मैं आपको इसलिए लिख के बता रहा हूं कि अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है, और फेन प्लवन विधि क्या है वो हम आपको पार्ट 2 में पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा कि इसको हमने गुरुत्व पृथक्करण विधि से क्यों नहीं किया, या चुंबकीय पृथक्करण विधि से क्यों नहीं किया, है ना। तो चुंबकीय में क्या होता है, कॉपर जो है चुंबक पदार्थ नहीं होता, कॉपर चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता, इसलिए चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग, विधि का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन गुरुत्व पृथक्करण का क्यों नहीं हुआ, तो देखिए कॉपर पायराइड का सूत्र है CuFeS2, इसमें लगा है सल्फर, क्या लगा है सल्फर, तो ये अयस्क हो गया सल्फाइड। कौन सा अयस्क हुआ, सल्फाइड। जिसमें S लगा होगा वो सल्फाइड होगा, जिसमें O लगा होगा वो ऑक्साइड अयस्क होगा, जिसमें CO3 लगा होगा वो कार्बोनेट अयस्क होगा। अब चूंकि इसमें सल्फर लगा है, सल्फाइड लगा है, तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण सदैव याद रखना फेन प्लवन विधि द्वारा ही किया जाता है। इसलिए लिखा है कि अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। ये पहला पद हो गया। नंबर 2 पर आपकी हेडिंग आती है भर्जन। ठीक है ना, यानी सांद्रण के बाद कौन सी हेडिंग आती है, भर्जन। तो आइए भर्जन में देखते हैं क्या करना है आपको। देखिए कह रहा अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। नंबर 2 पर आता है जब यानी सांद्रण कर चुके होंगे उसके बाद की कहानी है कि नंबर 2 पर पद आएगा आपका भर्जन। ठीक है ना। तो भर्जन में क्या कह रहा है कि सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्टी में रखकर, देखिए हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि परावर्तनी भट्टी में भर्जन और निस्तापन किस भट्टी में किया जाता है, तो आपने जवाब दिया परावर्तनी भट्टी। तो वही लिखा हुआ है कि सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्टी में रखकर उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने पर निम्न परिवर्तन होते हैं। देखिए सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्टी में रखकर उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने पर निम्न परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, पहला परिवर्तन अयस्क में उपस्थित सल्फर SO2 में ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाती है। पहला परिवर्तन क्या हुआ, अयस्क में उपस्थित सल्फर SO2 में ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाती है, यानी कि बनेगा S+O2 और एरो मार्क बन जाएगा SO2, जो कि गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। ऑक्सीकृत हो गई, ऑक्सीकरण का मतलब होगा ऑक्सीजन जुड़ेगी, है ना। सल्फर प्लस वायु ऑक्सीकृत होकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे और ये बाहर निकल जाएगी। पहला परिवर्तन समझ में आ गया। अयस्क में उपस्थित सल्फर SO2 में ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाती है। नंबर 2 परिवर्तन आर्सेनिक तथा एंटीमनी वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं, है ना। यानी ये भी ऑक्सीकृत होते हैं और धुएं के साथ बाहर निकल जाएंगे। आर्सेनिक तथा एंटीमनी की अशुद्धियां वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है ना। क्या होता है देखिए, आर्सेनिक 4As प्लस 3O2 ऑक्सीकृत होगी 2Az2O3 और ये ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगी। इसी तरह एंटीमनी 4Sb प्लस 3O2 2Sb2O3 और ये भी ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगी। परिवर्तन नंबर 2, आर्सेनिक तथा एंटीमनी वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं, तो यह क्रिया करके आर्सेनिक ऑक्साइड बनाता है और ये बना देता है एंटीमनी ऑक्साइड, जो कि दोनों वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। आई बात सुनने। अब देखते हैं नंबर 3। ठीक है, एक काम करिएगा, इनको एक दो डाल करके नंबर A और नंबर B डाल दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 3। नंबर C, कॉपर पायराइड क्यूप्रस सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा परिवर्तन क्या होगा, कॉपर पायराइड क्यूप्रस सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। देखो A पहला, B और अब ये C। ठीक है ना, इनको दोबारा नहीं लिखना भैया, ये तो आप हो चुके हैं ना।
तो आपका कॉपर पायराइड का सूत्र है CuFeS2, 2CuFeS2 प्लस O2 और ये बन जाएगा Cu2S प्लस 2FeS प्लस SO2, ठीक है ना, जो कि बाहर निकल जाएगी। क्लियर हुई बात? तो भैया आपने क्या लिखा, कॉपर पायराइड, ये रहा कॉपर पायराइड, ऑक्सीकृत होगा, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? कॉपर पायराइड क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। आइए नंबर देखते हैं 4, यानी कि नंबर 4 का मतलब हुआ डी नंबर। डी नंबर में क्या परिवर्तन होता है? फेरस सल्फाइड तथा क्यूप्रस सल्फाइड भी ऑक्सीकरण हो जाती है। ठीक है, यानी जो आपका ये बना था फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड, ये भी ऑक्सीकृत हो जाएंगे। और देखिए क्या बनाते हैं कि 2FeS फेरस सल्फाइड प्लस 3O2, क्या कह रहा है, फेरस सल्फाइड तथा क्यूप्रस सल्फाइड भी ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो ये बन जाएगा 2FeO प्लस 2SO, ये बन जाएगा। ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड आपकी बाहर हो जाएगी। फिर है आपका Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड फेरस सल्फाइड का ऑक्सीकरण हमने आपको दिखा दिया। आप क्यूप्रस सल्फाइड का ऑक्सीकरण लेते हैं 3O2, तो ये बन जाएगा 2Cu2O प्लस 2SO, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। यानी फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीकृत होकर फेरस ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतना बनने के बाद अब आपका नंबर निस्तापन हो गया था, भर्जन हो गया। अब नंबर 3 पर आपकी हेडिंग आएगी प्रगलन। कौन सी हेडिंग आनी है? प्रगलन आनी है। ठीक है, ये अभी नंबर 2 के अंदर चल रहा था। नंबर 3 पर हेडिंग आपकी आती है प्रगलन, यानी कि भर्जन में ये निम्न परिवर्तन हो गए। भर्जन के बाद हेडिंग आपकी आई प्रगलन। हमने 2 पद कर लिए, एस का स्टैंडर्ड, नंबर 2 भर्जन, नंबर 3 प्रगलन। कह रहा भर्जित अयस्क में कोक तथा सिलिका मिलाकर, यानी जो भर्जन के पश्चात आपको फेरस ऑक्साइड मिला है और क्यूप्रस ऑक्साइड मिला है, बाकी तो गैस बनकर उड़ गए। तो भर्जित अयस्क में कोक तथा सिलिका मिलाकर वात्याभट्टी में प्रगलित कराते हैं। अभी हमने आपको पहले भी बताया था, प्रगलन क्रिया वात्याभट्टी में, निस्तापन और भर्जन परावर्तनी भट्टी में। तो भर्जित अयस्क में कोक तथा सिलिका मिलाकर वात्याभट्टी में प्रगलित कराते हैं। तो फेरस ऑक्साइड सिलिका के साथ क्रिया करके आयरन सिलिकेट बनाता है। फेरस ऑक्साइड, यहां ध्यान देने वाली बात है, फेरस ऑक्साइड सिलिका के साथ क्रिया करके आयरन सिलिकेट बनाता है, जो कि धातुमल के रूप में पृथक हो जाता है। यानी कि ये बनाएगा FeO प्लस SiO2। ठीक है ना, FeO फेरस ऑक्साइड और ये हो गई सिलिका, क्रिया करेगा, बना देगा FeSiO3। ये आयरन सिलिकेट है जो कि धातुमल होता है। क्या होता है? धातुमल के रूप में ये पृथक हो जाता है। आई बात समझ में? धातुमल के रूप में पृथक हो जाता है। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। इसका जो चौथा पद है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में आ नहीं पाएगा, इसलिए इसका जो चौथा टॉपिक है वो अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, आप इतना बड़े आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 जो है वो आपका अगले वीडियो में आने वाला है।